Good morning, बच्चों. So today we are going to see the new concepts in structure of atom. Last lecture में हमने क्या देखा था बच्चों? We saw the concepts like the terms like isotopes, isobars, then isotones. ठीक है? उसके कैलकुलेशन देखा, रेडियम, then यूरेनियम, इसमें मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं with the help of formula A is equal to Z plus N. Z plus N ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किए स्पेसिफिकली, क्योंकि आपके पास अगर एटॉमिक नंबर पता है और एटॉमिक मास नंबर पता है तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सेप्ट न्यूट्रॉन्स इट विल बी इजी टू कैलकुलेट. मतलब आप देख के बता सकते हो वहां पे. ठीक है. सो नाउ फर्दर मूविंग, हमने आइसोटोप्स देखा था, तो आइसोटोप्स का कैलकुलेशंस कैसे होता है. ठीक है ना. आइसोटोप्स अगर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है तो वो हम लोग देखेंगे. यहाँ पे देखो, टू नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन क्या है, 17Cl क्या है 35 एंड 17Cl 37. क्या पूछा आपको, एग्जिस्ट इन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 3h2 1. रेशियो कितना दिया है आपको, 3h2 1. और फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास. आपको क्या पूछा है, एवरेज एटॉमिक मास पूछा है. तो देखो, हमको पता है क्लोरीन का आइसोटोप है 17Cl35 एंड दूसरा क्या है 17Cl37. ओके, तो रेशियो क्या है उसका, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो इज 3h2 1. तो क्या पूछा है आपको, एवरेज एटॉमिक मास. तो हम जैसे जनरली एवरेज लेते हैं वैसे ही लेना है यहाँ पे, अलग कुछ नहीं है. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेशियो कितना है 3h2 1. मतलब थ्री पार्ट्स किसके हैं बच्चों, 3 पार्ट्स ऑफ दिस आइसोटोप. ये इसके हैं 17Cl35 के, और 1 पार्ट किसका है 17Cl37 का. ओके, so 3 parts will be of 17Cl35 and 1 part will be of 17Cl37. Okay, ठीक है. This is going to be 17Cl35. Okay, 17Cl35 है और 17Cl31. इसके 3 पार्ट्स और इसके 1 पार्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास बोला है आपको कैलकुलेट करने के. तो एवरेज किसका लेना है आपको, एटॉमिक मास इसका. तो इसका एटॉमिक मास क्या है 35. तो 35 इंटू कितना है, रेशो 3 प्लस 37, इसका कितना है 37. 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4. 3 प्लस 1 दैट इज 4. कितना आएगा, 5 3 सा 15 1 3 5 सा 15 को 5 यहाँ पे 1 3 3 सा 9, this is 10 and 37 divided by 4. So 137 divided by 4, 3 कितना आता है 4 3 सा 12. ओके, प्लस कितना एक बचा, तो कितना आएगा, दिस इज यहाँ पे कितना बचा, लेट्स सी 35.5 क्या आता है इसका आंसर. दिस इज गोइंग टू बी 35.5. हाँ, यहाँ पे कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 157. और 3 सा कितना बचा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 it is going to be 5 is 142. It is not 147, it is 142. ये कितना आएगा, 4 3 सा 12, तो बचा 2, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 22. 22 का क्या मतलब, कितना हो जाएगा 4 5 सा 20. पॉइंट हम देंगे दैट इज 5. 35.5 will be the answer for this average atomic mass. देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली रेशियो दिया है, तो कुछ बार आपको क्या देंगे, देयर विल बी परसेंटेज. तो परसेंटेज देंगे तो आपको ऐसा करेंगे, आप क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है, गिवन परसेंटेज. अगर परसेंटेज में दिया है, लेट्स से इसका दिया है, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस. यहाँ पे 3h2 मतलब कितना होता है 4 पार्ट्स है, तो 3 पार्ट्स मतलब 75%, और इसका कितना 1 पार्ट मतलब 25%. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर परसेंटेज ऐसा आपको दिया है तो आप क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने बोला है, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl इज इक्वल टू क्या है, ये देखो
ये क्या आएगा 35 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज आपको कितना है 75% प्लस 37 इंटू 25% डिवाइडेड बाय कितना आएगा, एवरेज ले रहे हैं ना, ओके, सो डिवाइडेड बाय 35% पर ये कितना आएगा 100, ओके, डिवाइडेड बाय 100। तो आप ऐसा करोगे व्हाट विल हैपन, तभी आपको क्या मिलेगा 10, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, इसका भी आंसर क्या आता है बच्चों 35.5, ये भी क्या आएगा 35.5, ओके। 75 प्लस 25 करोगे तो वो कितना आएगा 100%, ठीक है। तो इट विल आल्सो 35.5। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं कुछ बार क्या देंगे आपको रेशियो देंगे और कुछ प्रॉब्लम्स में आपको क्या देंगे परसेंटेज देंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है एटॉमिक मास और करस्पॉन्डिंग परसेंटेज मल्टीप्लाई करो और उसका सम अप करो। 75 प्लस 25 कितना होता है 100% आ जाएगा, ओके। In this way, you can calculate atomic mass. You can calculate average atomic mass of given isotope. Given isotope को या given element का, खासकर क्लोरीन का हमने कैलकुलेट किया 35.5. Okay, so this is about calculation of average atomic mass. Now we will see. अभी हम लोग देखेंगे कि drawbacks of Rutherford जो atomic model है, इसके कुछ drawbacks है बच्चों, ठीक है ना। तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है इट इज कंपेयर्ड विद, ये किसके साथ कंपेयर हुआ, सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर हुआ है, ओके। इट इज कंपेयर्ड विद सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के साथ, सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है, सन रहता है और बाद में जो बाकी जो प्लैनेट्स है दे मूव अराउंड द सन, ठीक है ना। सोलर सिस्टम कैसा रहेगा, सन है सेंटर में और उसके अराउंड जो है प्लैनेट्स यहाँ पे क्या होते हैं मूव होते हैं, ठीक है ना। This is planetary system, solar planetary system. So similarly, Rutherford compared this model with solar system. ठीक है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, drawbacks of Rutherford atomic model. Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. ठीक है, इसने कंपेयर क्या किया, ही कंपेयर्ड विथ इसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ इसने कंपेयर किया। तो सन जो है, सन इज नथिंग बट कंपेयर विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो प्लैनेट्स है रोटेटिंग अराउंड सन, अर्थ प्लैनेट है या दूसरे है, तो वो क्या है, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। तो उसको किसके साथ कंपेयर किया है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके साथ कंपेयर किया है। So what is the drawback? उसने डिस्कवर तो किया कि न्यूक्लियस का प्रेजेंस रहता है एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड इट, ठीक है। बट बट लेटर ऑन व्हाट हैपन, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दिया। व्हाट मैक्सवेल ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हाट इज सेड कि जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल एंड इट इज मूविंग अराउंड, इसके साथ न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल क्या है, when it moves around, ये जब मूव होता है तभी क्या करता है, चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, ओके। इट इमिट्स द एनर्जी, क्या बोला इसने, चार्ज पार्टिकल इमिट्स एनर्जी, ठीक है ना। ये अगर थियरी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इट डिस्चार्जेस एनर्जी, वो क्या कर रहा है, एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है। तो एनर्जी जब इमिट कर रहा है तभी क्या होगा, तो उसका जो पाथ है वो क्या हो रहा है, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एंड अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, ओके, वो फॉल होगा न्यूक्लियस पे और क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, बट इन एक्चुअल वी फाइंड दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या इसको स्पाइरल स्पाइरल पाथवे से देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन का पाथ ये है, तो ये क्या करेगा, ऐसा स्पाइरल पाथ, ये कुछ एनर्जी इमिट होने के बाद, ये कुछ और एनर्जी इमिट होने के बाद, ये कुछ और एनर्जी
दिस इज स्पाइरल पाथ। ओके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो अल्टीमेटली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल पाथ है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ एनर्जी इमिट करेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। मतलब एनर्जी में क्या हो रहा है, हर बार रिडक्शन हो रहा है, एनर्जी कम कम होती जा रही है। एंड अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन अगर गिर गया न्यूक्लियस पे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, और बोलेंगे कि वहां पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है एटम का। ओके, सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की इलेक्ट्रॉन क्या होता है, charged particle emits radiates energy and ultimately it falls on the nucleus through spiral path। ये क्या है, this is spiral path of electron, spiral path of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, स्पाइरल पाथ के थ्रू ये क्या गिर जाएगा, ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ओके, सो दिस इज वन ड्रॉबैक, दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन radiates energy and ultimately falls on the nucleus, ultimately falls on the nucleus, and there will be no existence of atom. There will be no existence, there will be no existence of atom। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक क्या है, बट इट इज फॉल्स। ये क्या है, दिस इज फॉल्स, बट इट इज फॉल्स। क्या एटम एग्जिस्ट होता है इन स्टेबल स्टेट, एटम एग्जिस्ट इन स्टेबल स्टेट, एटम एटम एग्जिस्ट इन स्टेबल स्टेट। दिस इज अ इंट्रिंसिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसका बोहर दैट इज रुदरफोर्ड ने दिया, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, इसको मिटा देते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इंट्रिंसिक अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये क्या है, इंट्रिंसिक अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम है। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या है बच्चों, सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि जो रुदरफोर्ड ने कोई भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स में, तो उसका कुछ आइडिया नहीं दिया। ठीक है ना, इट डज नॉट, इट डिड नॉट, जो रुदरफोर्ड है डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज। ठीक है ना, उसने एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस नहीं बताया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, he does not explain, he does not explain the distribution of electrons around the nucleus and energies। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक। तो दो ड्रॉबैक है, पहला क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट इंट्रिंसिक अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या है दूसरा, अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज, एनर्जी क्या रहती है वो डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये जो ड्रॉबैक्स है, इट वाज, ये जो ड्रॉबैक्स है, इट हैड बीन ओवरकम बाय, किसने ओवरकम किया, इट हैड बीन ओवरकम बाय, दैट इज रुदरफोर्ड ने क्या किया, सॉरी रुदरफोर्ड ने, नील्स बोहर ने इसको क्या किया, फर्दर एक्सप्लेन किया बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ नाइट, लाइट को कंसिडर करके उसने क्या किया, उसने उसका हेल्प लिया फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स। इसको ओवरकम, ये जो ड्रॉबैक्स है, ये जो ड्रॉबैक्स है, इसको ओवरकम नील्स बोहर ने किया by putting forth the concept of dual nature of light, dual nature of light किया। तो उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या होते हैं, दे रिवॉल्व इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ठीक है ना,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो रुदरफोर्ड ने क्या दिया, उसका फर्दर जो मेजर एक्सप्लेनेशन है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। टाइमिंग हम लोग क्या देखते हैं कि उसने एग्जैक्टली जो समरी है क्या बता, उसने क्या बोला वो हम लोग देखेंगे। क्या है, दैट इज बोहर्स थ्योरी। बोहर्स, नील्स बोहर्स थ्योरी, नील्स बोहर थ्योरी। नील्स बोहर थ्योरी क्या है बच्चों, तो इसने बताया कि he gave idea about revolution of electrons, revolution of electrons in specific orbits called as, क्या बोलेंगे इसको, called as discrete orbits, called as discrete orbits, ये एक बताया। और दूसरा क्या था, वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है, इट डज नॉट रिलीज, इलेक्ट्रॉन जो है इट डज नॉट रिलीज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, डज नॉट, दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी while revolving around nucleus, while revolving around nucleus, while revolving around nucleus, ओके, ठीक है। तो ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेंगे, तो दिस इज ऑलरेडी आप लोगों ने थोड़ा स्टडी किया है, देखो यहाँ पे के ऑर्बिट रहता है, एल ऑर्बिट रहता है, दिस इज यंग, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटी है कैलकुलेशन करने का, दैट इज 2n², जो फॉर्मूला है इट इज गिवन बाय बोर एंड ब्यूरी ने दिया था, ठीक है ना। तो के का कैपेसिटी कितना है बच्चों, 2, एल का कैपेसिटी इट इज 2² 8, एम का कैपेसिटी इट इज 18, एंड इसका 32। बोहर एंड ब्यूरी give formula for calculation of capacity of different orbits, formula for calculation of capacity of different orbits, तो क्या है वो, that is nothing but 2n², again capacity of shell, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, तीनों नाम एक ही है बच्चों, कैपेसिटी ऑफ शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल विच इज इक्वल टू 2n²। ओके, सो डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग कैसे ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट उसने अगेन अच्छे से एक्सप्लेन किया बोहर ने, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।